Preview. सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं अली रज़ा आबिदी महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के इस मंच से अली बोलेगा में आप सबका स्वागत करता हूं। एक बार फिर एक नए सवाल और एक नुकीले और चुटीले अंदाज के साथ हम आपसे मुखातिब हैं। अभी एक खबर आई है, एमआईएम ने जो मोर्चा रिजर्वेशन को लेकर रखा था 27 तारीख का, उसको पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। एमआईएम के रिजर्वेशन के इस मुद्दे को उठाने के लिए हम इम्तियाज़ जलील साहब जो हमारे सांसद हैं और असदुद्दीन अवैसी साहब जो पार्टी के प्रमुख हैं, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन रिजर्वेशन का मुद्दा क्या सिर्फ एमआईएम का है? नहीं, रिजर्वेशन का मुद्दा एमआईएम का अकेले का नहीं है, ये सारे मुसलमानों का मुद्दा है। सारे मुसलमानों को मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर इस मसले को उठाना होगा। इसके लिए पार्टी पक्ष भूलना होगा। गठ तट के जो राजकारण है या जो सियासतें है, उससे बाहर निकलना होगा। मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए आज से काम नहीं हो रहा है। मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर ये देखिए, मेरे हाथ में एक किताब है जिसकी हेडलाइन है मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों और कैसे। इस किताब को मसूद खान साहब ने लिखा है। मसूद साहब इस मुद्दे को कई बरसों से उठाते आ रहे हैं। इसके लिए मोर्चे निकले, सेमिनार्स हुए और दीगर कोशिशें हुई, लेकिन कामयाबी सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाई कि हम सही ढंग से मुत्तहिद नहीं हो पाए। हम अपनी आवाज़ हुकूमत तक सही ढंग से नहीं पहुंचा पाए। तो मैं एमआईएम से यही कहूँगा कि इस मुद्दे को सिर्फ एक पार्टी विशेष के लिए ना बनाते हुए, उन सारे लोगों को जिन्होंने इस मुद्दे पर काम किया है, इस आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहे, चाहे वो शेख मसूद साहब हो, चाहे वो इलियास किरमानी साहब हो और दिगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग फोरम पर मुस्लिम रिजर्वेशन के मुद्दे को उठाया है। इन सबको मुत्तहिद किया जाए, एकजुट किया जाए और हमारी आवाज़ को हुकूमत के कानों में इस तरीके से पहुंचाया जाए कि हुकूमत के कान के पर्दे फट जाए। मैं मुस्लिम रिजर्वेशन को अब एक बड़े अनोखे अंदाज में आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं किसी नेताओं को दोष नहीं दे रहा हूं, किसी पार्टी के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने हमें क्या दिया, उन्होंने हमें क्या दिया। हमारा जो मकसद है मुस्लिम रिजर्वेशन, वो हमको आज तक क्यों नहीं मिल पाया, हम कहाँ पर कमज़ोर पड़े, हम क्यों अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सके। इसके लिए कौम यानी कि मुसलमान खुद जिम्मेदार है। किसी पार्टी, किसी पक्ष को जिम्मेदारी देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पहले ये समझना चाहिए कि हम खुद लापरवाह है। हम जल्दी से भूल जाते हैं कि हमारे हक क्या है, हमारे हुकूक क्या है, हमको किस तरीके से उनको लेना है, और यहीं पर आकर सियासती पार्टियां या जो भी लोग हैं हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं। सिर्फ इलेक्शन को मद्देनज़र देखते हुए, आने वाले दिनों में इलेक्शन है, कारपोरेशन का इलेक्शन है, या फिर असेंबली के इलेक्शन है, या फिर यूपी में इलेक्शन है, या वहाँ इलेक्शन है, इन सारे इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए मुसलमानों के मुद्दे उठाना अब ठीक नहीं है। मुसलमान होशियार हो चुका है, वो समझता है कि कौन से मुद्दे कब उठाए जाते हैं, उसके सियासी फ़ायदे क्या होते हैं। तो खैर, ये मैं अभी इस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं आज मुस्लिम रिजर्वेशन को मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी बत्तख का शोरवा वर्सेस मुस्लिम रिजर्वेशन से कंपेयर करने वाला हूँ। ये बड़ी मज़ेदार कहानी है कि हम किस तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो शुरू करते हैं मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी। अब मुल्ला नसीरुद्दीन से कोई कदीर मुल्ला या कदीर मौलाना ना ले ले, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है। मैं मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी के ज़रिए मुस्लिम रिजर्वेशन को और हमारी कौम की लापरवाही को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ।
मेरा किसी लीडर, किसी नेता से कोई ही दुश्मनी नहीं है, या किसी पे व्यंग करना, किसी का मजाक उड़ाना, ये मेरा कोई मकसद नहीं है। अगर कहीं किसी को मेरी बातें चुभती है, बुरी लगती है, तो मैं उनसे इसी मंच से माफ़ी मांगता हूँ। चलिए फिर खैर शुरू करते। ये कहानी मैं कुछ किस्सा गोई अंदाज में आपके सामने रखूंगा। किस्सा गोई का अंदाज अब नई जनरेशन है शायद ये नहीं जानती, लेकिन एक ज़माने में किस्सा गोई एक उर्दू का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। लोग कहानियाँ सुनाते थे। तो बहरहाल ये किस्सा गोई अंदाज में मुस्लिम रिजर्वेशन को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसका शीर्षक है बत्तख का शोरवा वर्सेस मुस्लिम रिजर्वेशन। मुल्ला नसरुद्दीन रात भर चैन से सो नहीं पाए थे। वजह थी वो कौम को लेके काफ़ी फिक्रमंद थे, कौम की पसमानदगी को लेकर, कौम के पिछड़ेपन को लेकर वो काफ़ी बेचैन रहने लगे थे। इसी उधेड़बुन में मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह सुबह उठ गए और एक झील के किनारे जा बैठे। सुबह की हवाएं चल रही थी, बहुत खूबसूरत मंजर था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा आसपास कंकर बिखरे हुए थे। उन कंकरों में से कुछ कंकर उठाकर मुल्ला नसीरुद्दीन झील में फेंकने लगे। जैसे ही कंकर झील में गिरता, एक प्यारी सी आवाज के साथ झील के पानी पर गोल छल्ले बनना शुरू हो जाते। दूसरे पत्थर के गिरते ही पहला वाला छल्ला उस दूसरे छल्ले को निगल जाता। इस खेल में मुल्ला नसीरुद्दीन को बड़ा मजा आ रहा था। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन की नजर झील में तैरती हुई कुछ बत्तखों पर पड़ी। जैसे मुल्ला ने बत्तखों को देखा, मुल्ला के दिल में ख्याल आया, क्यों ना आज दोपहर के खाने में बत्तख का शोरवा बनाकर खाया जाए। मुल्ला के दिल में ख्याल आना था कि मुल्ला काफी खुश हो गए और पानी में उतर पड़े। मुल्ला जैसे जैसे पानी में आगे बढ़ते जाते, बत्तखें चालाक ओटरों की तरह आगे आगे बढ़ते जाती। हद यह हो गई कि पानी मुल्ला नसीरुद्दीन के गले तक आ गया और बत्तखें खुर से उड़ के दूर जा बैठी। मुल्ला निराश होकर वापस अपनी जगह पर आ बैठे। मुल्ला को पानी में उतरता देख आसपास कुछ लोग भी जमा हो गए थे। उन्हीं में हमारे एक मियाँ भाई भी थे। वो मुल्ला के करीब आके बैठ गए। अब जो भीड़ जमा थी, उनमें से कुछ लोग तो मुल्ला को उत्साहित कर रहे थे, मुल्ला एक और कोशिश कर लो, शायद बत्तख हाथ लग जाए। कुछ लोग मुल्ला का मजाक उड़ाने लगे, अरे मुल्ला तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम क्या बत्तख पकड़ पाओगे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो पक्षी प्रेमी थे। वो कहने लगे, मुल्ला इतनी सुंदर बत्तखें हैं, तुम इन्हें मार कर क्या हासिल करोगे। देखो प्रकृति का कितना अच्छा यहाँ पर सुंदर सा नज़ारा है, इसमें तैरती बत्तखें कितनी अच्छी लग रही है, तुम क्यों जीव हत्या करने पे तुले हो। खैर इन पक्षी प्रेमियों की बात हम छोड़ देते हैं और हम अपने असली मकसद पे आते हैं। बहरहाल मुल्ला भीगे भिगाए अपनी जगह आ बैठे थे। हमारे मियाँ भाई भी उनके करीब आके बैठ गए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूछा, क्या बात है भाई, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हो। मियाँ भाई ने बड़े हसरत भरी अंदाज में मुल्ला पे नज़र डालते हुए कहा, क्या बताएं मुल्ला, हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हम पिछड़ चुके हैं, हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। हम सियासी शोबे में पिछड़ चुके हैं, हम माशी शोबे में पिछड़ चुके हैं, हम इल्मी शोबे में पिछड़ चुके हैं। और हमारे हालात ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो हमारी बात सुनते नहीं, वो हमारी बात को समझते नहीं। मुल्ला ने पूछा, हाँ भाई, इसी उधेड़बुन में मैं भी रात भर सोया नहीं। खैर तुम इस झील के किनारे आके बैठने से बेहतर होता हुक्मरानों के पास जाते, अपनी बात रखते
उन्हें बताते कि हम लोग किस तरह से पस्तमानदगी की ज़िंदगी जी रहे हैं। मियाँ भाई ने कहा, मुल्ला हम ये सब कर चुके हैं, वक्त बेवक्त हम बड़े बड़े मोर्चे निकाल चुके हैं, धरने दे चुके हैं, कई मेमोरेंडम्स दे चुके हैं, लेकिन हमारी बात है कि सुनी नहीं जाती। मुल्ला ने एक ठंडी सांस भरी, कहा हाँ मैं भी ये देख रहा हूँ, ये हालात मैं भी समझ रहा हूँ। तो मुल्ला अब क्या किया जाए। तभी मुल्ला की नज़र फिर से बत्तखों की तरफ पड़ी। बत्तखें करीब आ गई थी। मुल्ला ने मियाँ भाई को वहीं पर छोड़ा। ठीक उसी तरह जिस तरह रिजर्वेशन का मुद्दा इलेक्शन के करीब उठाया जाता है, मुल्ला भी बत्तखों की तरह लपक चुके। मुल्ला एक बार फिर पानी में उतरे और बत्तखें फिर उसी खेल में आगे बढ़ने लगी। अब मुल्ला आगे बढ़ते जाते, बत्तखें फिर आगे बढ़ते जाती, और जैसे ही मुल्ला करीब पहुंचे बत्तखें उड़ गई। मुल्ला एक बार फिर खाली हाथ अपनी जगह पर वापस लौट आए। मुल्ला ने कहा, हाँ भाई अब बताओ क्या बात है, हुक्मरानों ने तुमसे क्या कहा। मियाँ भाई ने कहा, क्या कहेंगे, वही कहा, हम कह देंगे, हम कह रहे हैं आपको, हम समझा रहे हैं, आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, आपकी ज़िंदगी पस्तमानदगी से ऊपर उठ जाएगी, हम जल्द ही आपको रिजर्वेशन देने वाले हैं। लेकिन सिवाय वादों के हमारे झोली में आज तक कुछ नहीं पड़ा। मुल्ला ने कहा, हाँ भाई ठीक है, लेकिन अब तो तुम्हारे सूबे में तुम्हारा जो सूबा है उसमें तुम्हारी अपने हिमायत की सरकार है। मैंने सुना है वहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की हिमायत पर उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना की सरकार चल रही है। वहाँ पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार चल रही है। क्या तुमने अपनी बात वहाँ तक पहुँचाई। हाँ मुल्ला, हमने ये भी कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। तो हाँ ठीक है भाई, तो फिर अदालत क्यों नहीं गए। मुल्ला ने थोड़ा सा झुंझला कर पूछा। मियाँ भाई बोले, मुल्ला हम अदालत भी गए थे, हमने अदालतों में अपनी बात रखी, अदालत ने हमारी बात समझी। इससे पहले मुल्ला हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमने जब जब सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को हमारी तकलीफ़, हमारी परेशानी उनके सामने रखने की कोशिश की, तो उन्होंने हमसे कहा कि हम एक कमेटी बना देते हैं, वो अपनी रिपोर्ट देंगी, फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसी कई कमेटियां भी बनी मुल्ला इस दौरान, और उन कमेटियों ने हमारी पस्तमानदगी की रिपोर्ट्स भी दी, लेकिन उन पर अमल नहीं हो पाया। अब मैं आपके दूसरे सवाल पर आता हूँ मुल्ला। हाँ मुल्ला, तुम्हारा एक सवाल था, तुमने ये कहा था कि अदालत में क्यों नहीं गए। हाँ मुल्ला, हम अदालत भी गए थे। अदालत ने माना कि हम इल्मी शोबे में पिछड़ चुके हैं, इसलिए अदालत ने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया कि हमें इल्मी शोबे में रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन ये अदालत का हुक्म कानून में बदलता उससे पहले हमारे सूबे की सरकार बदल गई, और सरकार का बदलना था कि सरकार ने आते ही जो काम किया, जो हमको 5% का रिजर्वेशन मिला था, उसे ख़त्म कर दिया गया। हम जहाँ से चले थे वहीं पर आकर फिर पहुँच गए। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम बार बार बत्तख पकड़ने के लिए जाते हो और लौटकर अपनी जगह वापस आ जाते हो। मुल्ला ने कहा, हाँ भाई ठीक है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। अब तो तुम्हारे सरकार जो है तुम्हारे सूबे की, वो तुम्हारी बात सुनेंगी। तुम अपनी बात उनके सामने रखो, उनसे कहो कि हमें जो अदालत से हुक्म मिला था उसको अमली जामा पहना दिया जाए, उसको कानून में तब्दील कर दिया जाए। हमको जो 5% का रिजर्वेशन दिया गया था उसे बहाल कर दिया जाए। हाँ मुल्ला, इसी बात को लेकर तो हम कोशिश कर रहे हैं। हम बार बार ये बातें हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात अभी तक सुनी नहीं जा रही है। मुल्ला ने कहा, ठीक है। अब दोपहर का वक्त हो चुका था। मुल्ला भी बत्तख पकड़ते पकड़ते काफ़ी थक गए थे। मुल्ला ने अपने झोले से एक सूखी रोटी निकाली।
झील के किनारे पहुंचे और झील में रोटी का एक निवाला तोड़कर डुबो डुबो कर खाने लगे। एक एक निवाला तोड़ तोड़ कर डुबो कर खाने लगे। मियाँ भाई बड़े हैरान हुए, मुल्ला के करीब पहुंचे, कहा मुल्ला ये क्या कर रहे हो? कहा दिखाई नहीं दे रहा है, बत्तख के शोरवे में रोटी डुबो कर खा रहा हूं। मियाँ भाई बोले ये बत्तख का शोरवा कहाँ है भाई, ये तो झील है। मुल्ला ने कहा अरे भाई तुम बरसों से अदालत के फरमान को लिए ये गुमान करके बैठ गए हो कि तुमको रिजर्वेशन मिल गया है, तो मैं 2-4 कोशिशों के बाद अगर नाकाम होकर ये गुमान करके बैठ रहा हूँ कि ये बत्तख का शोरवा है और मैं इसमें रोटी डुबोकर खा रहा हूँ, तो इसमें हर्ज क्या है? तुम भी अपनी तरह गुमान में रहो, मैं भी अपने गुमान में रहता हूँ। और मियाँ भाई यहीं पर समझ गए कि हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, इस सोच को बदलना होगा कि अदालत का फरमान कानून का फरमान है, कानून का फरमान बेशक है, लेकिन जब तक सरकार उसको कानून में तब्दील नहीं करती है उस अदालत के फरमान को, तब तक हमें लड़ना होगा, हमें बार बार पानी में उतरना होगा, हमें बार बार कोशिशें करनी होगी। मुल्ला ने बड़े आसान अंदाज में मियाँ भाई को समझा दिया था कि आपको बैठना नहीं है, कोशिश करते रहना है, और इस कोशिश के लिए सिर्फ अकेले किसी एक पार्टी के सहारे नहीं बल्कि मुत्तहिद होकर इस लड़ाई को लड़ना है, इस मांग को सरकार तक पहुंचाना है। और यहीं पर मैं अपनी ये बत्तख का शोरवा और मुस्लिम रिजर्वेशन की कहानी को समाप्त करता हूं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।